अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका मेज़बान हैदर राना और आज का हमारा जो मौजू है और जिस मुकाम पर हम मौजूद हैं यह है मोनी रोड, लियाकत चौक। और उस चौक से थोड़ा सा आगे एक गली आती है जिसका नाम है प्रिंस रोड। 26 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी यहाँ के जो लोग हैं वो ताहिर प्रिंस को अच्छे अल्फाजों में याद रखते हैं। और ताहिर प्रिंस के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत शख्स था, लड़का था और शरारती था और जाते जाते लोगों को छेड़ना इसका वतीरा था और पतंगबाजी का ये शौकीन था। और इस पतंगबाजी के चक्कर में इसने मुतअद्दिद दुकानों से पिन्ने भी इसने चोरी किए और यहाँ तक कि दुकानों के ताले ये तोड़ता था और तोड़ के पतंगे और पिन्ने हासिल करके और अपनी छत पर चले जाता था और छत पर जाने के बाद ये पतंगबाजी करना शुरू कर देता था। लेकिन मैं आपको यहाँ वाज़िया तौर पर ये बताता चलूँ कि ताहिर प्रिंस 5 बहन भाई थे और 3 बहनें थी, 2 भाई थे। और इसके बाप जो था वो मोहम्मद अशरफ इसके वालिद का नाम था और जिसने छोटी उम्र में ही, नौउम्री में ही इसकी वालदा को, ताहिर प्रिंस की वालदा को तलाक दे दी। तलाक देने के बाद कुछ अरसे बाद इनकी, ताहिर प्रिंस की जो वालदा थी, उन्होंने भी एक नामी गिरामी कानूनदान से, जो अदीब भी थे, जो शायर भी थे, उनसे शादी कर लेती हैं। अब मामला जो था वो था पप्पू प्रिंस की परवरिश पर। एक बहन थी, बड़ी बहन थी। बहन ने ये सारी जिम्मेदारी जो थी पप्पू की अपने ऊपर डाल लेती है और अपने भाई को वो शहजादों की तरह पालती है। और भाई की सारी दुख दर्द, ममता के लिए जिस तरह माँ अपने बच्चे को पालती है, इस तरह बड़ी बहन ने अपने छोटे भाई को अपनी आगोश में परवान चढ़ाया। लेकिन जैसे ही ताहिर प्रिंस जो था जवान होता गया, शरारती था, दोस्तों का दोस्त था, यारों का यार था और जो ठान लेता था वो करता था। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब जवान होता है नौउम्री में, इसको बाइक्स का काफ़ी शौक़ होता है। बाइक रेसर था ये और चौतराहट का भी शौक़ था ये। इसका दिल चाहता था कि मैं ऐसे मुकाम पर पहुँचूँ कि खौफ के मुकाम पर नहीं, कि लोग मुझे जाने। चौतराहट करने का इसको शौक़ रखता था और इसको ये था कि जी मेरे इर्द गिर्द लोग बैठे हैं और मुझसे ये सवाल और मैं इनकी मदद करूं, मैं इनके किसी काम आऊं, ये शौक़ ये रखता था। खैर, जब बहन ने इसको पालने के बाद ये बड़ा होता है और मोटरसाइकिल ये काफ़ी स्पीड से ये चलाता है और इसका लाहौर में एक रेसर के तौर पर ये जाना जाता है क्योंकि इसने कावासाकी 125 रखी होती है और जो कि उस टाइम की जो बाइक थी, जो कि बाद में बैन भी हो गई थी और शायद हो सकता है कि बैन इसी की वजह से हुई हो, क्योंकि ये करता गया था कि दोस्तों के साथ बैठ कर रेसें भी लगाता था। और मैं नाजरीन को आगे बताऊँगा इसके कारनामे क्या क्या थे। नौउम्री के दौर में ये क्या क्या इसने गुल खिलाए थे। और ये करता ये था कि जी, क्योंकि बाइकर बड़ा अच्छा था, बाइक इसको दौड़ानी आती थी और ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर के वार्डन्स जो होते थे, अब आज के वार्डन्स और उस वक़्त के ट्रैफिक पुलिस जो थी, तो ये जाते जाते उनकी कैप्स, पुलिस कैप्स जो थी वो उतार लेता था। और जब ये पुलिस कैप्स उतारता था, ये बेट पे ये सारे काम होते थे कि शर्त की बना पर ये सारे काम होते थे। ये जनाब साहब सारे जो जितने भी ट्रैफिक पुलिस वाले होते थे उनकी ये कैप्स उतारता था, टोपियाँ उतारता था, टोपियाँ उतार के जनाब साहब निकल जाते। जिस तरह यार वो एक ग्रुप होता है ना, वो यारा दोस्तों का ग्रुप होता है, उन्होंने मिल के शुगर मेला लाते और बाद चो कह रहे हैं कि जी असें शर्त जीत गए हैं। और ये करता था ये। और करने के बाद जब रात होती थी ना, सिविल लाइन के सामने ट्रैफिक पुलिस का एक ऑफिस था, तो वहाँ पर ये जनाब रात में जब काफ़ी ज़्यादा पुलिस की कैप्स इसके पास इकट्ठी हो जाती थी, ये रात की तारीखी में वहाँ पर जाता था और वहाँ पे कैप्स छोड़ के निकल जाते थे। ये इनका ये था। और जैसे जैसे जवान होता गया, इसकी शरारतें जो थी वो दिन ब दिन बढ़ती गई।
इन्हीं शरारतों की बिना पर ये लाहौर में रेसर ग्रुप में इसका नाम पड़ता है प्रिंस रेसर। और प्रिंस इसको कहा जाता है क्योंकि खूबसूरत इतना था कि अहले इलाका के लोग इसको पप्पू प्रिंस कहते थे और लड़कियां इसको देखने के बाद अपना दिल फेंक देती थी। जो भी इसको एक नज़र देखता था दूसरी नज़र देखने के लिए मुंतज़िर रहता था। और दिल का बहादुर, जिंदा दिल, ताकत, न डर, बेखौफ और दोस्ती को निभाने वाला, जिसका नाम था ताहिर प्रिंस। एमए कॉलेज में जाना शुरू करता है। पढ़ाई इसने कुछ खास नहीं की, स्टूडेंट्स दौर था और वहाँ पर बैठना उठना ये शुरू करता। वहाँ पे एक बेट लगती है। एमए कॉलेज की दीवार जो है और जो मेन दीवार है एमए कॉलेज की, वो काफ़ी उसकी चौड़ाई में थोड़ी सी, वो तकरीबन 1-1.5 फुट वो चौड़ी दीवार है। और दोस्त कहते हैं कि ताहिर, अगर तू इस दीवार पे मोटरसाइकिल चलाएगा ना तो 5-5 हज़ार की शर्त लगी। देखना ये है कि ये दीवार पे तू बाइक चला सकता है, कॉलेज की दीवार के चारों अतराफ पर तू बाइक चला सकता है कि नहीं चला सकता। ताहिर प्रिंस ठान लेता है, कहता है इन्हें मैं चलावांगा यार। अब ये बेट जो थी लग जाती है और ताहिर प्रिंस वो एमए कॉलेज की दीवार पर बाइक खड़ी करता है और वो वहाँ पर चलाता है। कॉलेज में जितने भी तलबा थे और यहाँ तक कि फैकल्टी भी जितनी थी, प्रिंसिपल भी ये सारा मंजर देख रही थी। लोगों का काफ़ी हजूम था, लोग भी ये मंजर देख रहे थे। तो जब ये इसने अपनी शर्त जीती, अब अच्छा किसी भी तलबा को ये मालूम नहीं था कि ये हमारे कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है बल्कि ये आउटसाइडर है, कोई भी इतना नहीं जानता था। और जब ये सारा मामला होता है तो ताहिर प्रिंस जीतता है और हर जगह कॉलेज में जितने भी तलबा और फैकल्टीज़ होती हैं, टीचर्स होते हैं, वो जनाब सब वो क्लैपिंग करते हैं, कहते हैं यार एक्सीलेंट यार, एक इंटरटेनमेंट के लिए एक अच्छा माहौल दिया। और ये ताहिर प्रिंस की ये एक आदत थी कि वो अगर वो शर्तें लगाता था मुख्तलिफ़ किस्म की, और वो शर्तें जीतता भी था क्योंकि बाइक्स ये बड़ी तेज़ चलाता था। ये तो हो गया, मगर जिस जगह आज हम मौजूद हैं ये लाहौर शहर का वो इलाका है, मोनी रोड, लियाकत पार्क। और ये वो इलाका है जहाँ पर हर बंदा ही असर रसूख रखने वाला था, क्योंकि इसके थोड़ा सा आगे दाता साहब है, वहाँ पर ये बिलालगंज, ये वो सारा एक ही इलाका है। इस इलाके में असर रसूख रखने वाले मेजर फैमिली थी, जो कि कहते हैं ना कि दाता हजूर की जानशीन जो होते थे वो मजूर थे, और वो उनका इलाके में काफ़ी असर रसूख था। और इसका मियाँ गुड्डू बब्बू से काफ़ी अच्छा ताल्लुक़ था, मगर ताल्लुक़ कुछ दिनों के लिए कायम रहता है। और इसका जो दोस्त था जिससे इसका काफ़ी अच्छा गहरा ताल्लुक़ था, उसका नाम था बाबर बंक। और ये बाबर बंक जो था ये मुखालिफ था किनका, मजूरों का। ये मुखालफिन में से था मजूरों के। रावी रोड में छोटी सी तल कलामी बाबर के साथ होती है मियाँ गुड्डू की, और मियाँ गुड्डू जो था वो उसको ये डांट डपट और जो भी लड़ाई का सिलसिला जो इनका होता है, इस लड़ाई की जो मेन वजह थी वो थी बाबर, क्योंकि बाबर को मियाँ गुड्डू जो होता है, बब्बू जो होता है, वो उसको मारते हैं। मारने के बाद जब इस लड़ाई के बारे में इशफाक बंका को पता चलता है, जो बाबर का बाप होता है, क्योंकि वो मुखालफिन है मजूरों के, और वो फिर जाहिर है बेटे को मारा। बेटे को मारने के बाद बाप पूछने के लिए जाता, मगर वो लड़ाई थोड़ा सा मज़ीद तैश में आ जाती है। तो फिर होता ये है कि एक दिन मियाँ गुड्डू और बब्बू ये दोनों फैसला करते हैं, और फैसला ये करते हैं ये बाबर के बाप को, इशफाक बंका को कत्ल कर देते हैं। और जब उसका बाप कत्ल होता है, उस कत्ल के बाद बाबर बंका और ताहिर प्रिंस ऐलान करते हैं कि उन से कत्ल का बदला लवांगे। और ये ऐलान इतना खौफज़दा था कि इधर के जो असर रसूख रखने वाले लोग जो थे
उनमें खौफ की लहर दौड़ती है, और वो खौफ की लहर इतनी दौड़ती है कि अब उन्होंने सोचा कि यार ये गल किसी न किसी तरीके नाल मुका दी जाए। अब उस बात को ख़त्म करने के लिए इस इलाके का जो असर रसूख रखने वाला जो शख्स था, जिसका नाम था मलिक आहद। मलिक आहद जो है 7-8 लोगों के हमरा जो था, उनमें मजोर भी शामिल होते हैं, उन लोगों के हमरा ताहिर प्रिंस के इस वाले घर में आते हैं। और उस दौरान बाबर भी मौजूद होता है, पर वो सुलह के लिए उकसाते हैं कि यार ताहिर और बाबर यार ए मसले नूं इत्थे रफा दफा कर दो, ताकि ए ना लड़ाई का जड़ा मौजू जड़ा है, लड़ाई जड़ी हो चुकी है, नो डाउट गलत फहमी की बनाते हो चुकी है या वट जो भी हो चुकी है, इनू इत्थे मुका दो, इनू इत्थे ख़त्म कर दो। लेकिन ताहिर प्रिंस और बाबर ने ये ठान ली थी, उन्होंने कहा यार साढ़े नाल ज़्यादती हुई है, ज़्यादती हुई है, मेरे प्यो नू नाता मार दिता इन्होंने, मेरे प्यो नाल ज़्यादती की और मेरे नाल भी ज़्यादती की, और ज़्यादती का बदला मैं ऐलान करना वा पूरा लाजमी कराना। और अब ये ऐलान जो था ये अब दुश्मनी का सबब बनता है, और मजोर अपनी सेफ साइड के लिए मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे अपनाते हैं, कार्रवाई करने में मसरूफ़ होते हैं। लेकिन यहाँ पर ताहिर प्रिंस और बाबर जो थे, ये क्योंकि इन्होंने ललकार दिया हुआ था, अब ललकारना एवं, क्योंकि अब वो ऐसे नामवर लोग थे, उनको ललकारना आसान काम नहीं था। इस तरह होता ये है कि जी ताहिर प्रिंस की भाटी में एक ख़तून, एक लड़की रहती है, उससे इश्क मशूकी का चक्कर चल रहा होता है, और वो इश्क मशूकी इसकी काफ़ी ज़िंदगी का साथ भी होती है। और वो लड़की जो थी इश्क, जिससे ये इश्क करता है और लड़की इससे इश्क करती है, और वो लड़की जो होती है वो मरज़ई होती है। पहले ये सबसे पहले उस लड़की को मुसलमान करता है, मुसलमान करने के बाद ये फिर उस लड़की को ना लेके इंग्लैंड चले जाता है, लड़की इसको ताहिर प्रिंस को लेके इंग्लैंड चले जाती है। अब जब ये इंग्लैंड चले जाता है ताहिर प्रिंस, जब ये इंग्लैंड जाता है, और पीछे से बाबर बंखा को ये कह देते कि यार तू अपने आप को कल्ला ना समझी, मैं हमेशा तेरे नाल ही आवा और मैं तेरे नाल ही रवांगा। और जाहिर है जितना भी इसका असर रसूख था वो बाबर के पास भी होता है। और बाबर फिर एक दिन ठान लेता है और ठान कर मजोरों के घर अटैक कर देता है, और वो अटैक करता है और असद नामी लड़के को बाबर फायरिंग करके हलाक कर देता है। और जब ये हलाकत मंजर आम पर आती है, उससे जाहिर होने कहते हैं यार मैं अपने प्यो दा बदला ले लेता है, मैं अपने उन प्यो दा बदला ले लेता है, उन जो होना देखी जाएगी। पुलिस जो है, मेजोर जो है, वो मुतलका थाने में लोहरमाल में FIR दर्ज करवाते हैं। FIR दर्ज जब होती है, उस FIR दर्ज में ताहिर प्रिंस का भी नाम होता है। अब ताहिर प्रिंस का नाम तो पड़ गया, जबकि ताहिर प्रिंस तो इंग्लैंड में है, अपनी बीवी के हमरा वो इंग्लैंड में मुकीम है, वहाँ पे काम शाम कर रहा है, सारा कुछ वो जो भी उसका जो सिस्टम है वहाँ पे वो चला रहा है। मगर उसकी गैर मौजूदगी इतनी खौफनाक थी कि वक्त के नामवार लोगों को उसका नाम बीच में डालना पड़ा। और केस चलता है, केस जब चलता है और वो केस जो है सज़ाए मौत पर ख़त्म होता है, यानी कि वो केस अदालत में जाता है, अदालत जो है वो सज़ाए मौत कर देती है। अब सज़ाए मौत में कौन शामिल? ताहिर प्रिंस को सज़ाए मौत की सज़ा हो जाती है। अब ताहिर प्रिंस को इस बारे में किसी किस्म की आवनो है ही नहीं है, ना उसको किसी किस्म को कोई पता है कि यार मेरे नाल हो की है। वो तो अपनी बीवी के साथ वहाँ पे बैठ कर यानी कि अपनी मेहनत कर, अपना काम कर रहा है, लेकिन वो काफ़ी ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहा है। और जब ताहिर प्रिंस को इस सारे केस के बारे में पता चलता है, और लेकिन इससे पहले हम लेते हैं ब्रेक और फिर हम बताएंगे कि इंग्लैंड में ताहिर प्रिंस के साथ क्या हुआ और किस तरह उसने 7 साल जेल भी काटी। अच्छा हाँ, हमारा मौजू जो था, हम कहाँ पर थे, वो ये था कि जी ताहिर प्रिंस जब इंग्लैंड में जब उसको इल्म होता है कि यार पीछे से ये कार्रवाई होगी और मुझे सज़ाए मौत की सज़ा सुना दी गई है, पर वो अपनी दोस्ती के चक्कर में, अपनी यारी निभाने के चक्कर में वो इसको दरगुजर करता है, खैर अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है। और उस दौरान एक कहते हैं कि अब यहाँ पर 2 वाक़यात हैं। एक तो ये कि ताहिर प्रिंस
एक मीट शॉप पर जाता है इंग्लैंड में, और वहाँ पर एक इजाज़ नामी शख्स जो है, जो मजोरों का जानने वाला था, जो इनका रिलेटिव था, इजाज़ नामी शख्स जब ताहिर प्रिंस को वहाँ पर देखता है और उसके बदले की आग जो थी वो हरकत में आती है, और वो ताहिर प्रिंस को कहते हैं कि उसने ताहिर प्रिंस पर वार करने की कोशिश की और ताहिर प्रिंस ने उस वार को रोका और अपने सेल्फ डिफेंस में उस इजाज़ नामी शख्स को मार देता है। एक तो ये वाक़या जिस पर इसको कैद होती है, एक तो ये वाक़या है। दूसरा ये है कि जी ताहिर प्रिंस की इंग्लैंड में एक ऐसी खातून, एक ऐसी लड़की के साथ इश्क मशूकी चलती है कि वो वहाँ की हाई फाई इंडस्ट्री की मालिक थी, जो कि अपना दिल जो थी ना ताहिर प्रिंस को दे बैठी थी। और कहते हैं कि उसके जो इर्द गिर्द जो भी थे, जो लोग थे, उन्होंने इसको स्टॉप कॉल दे दी थी कि जी तू ऐसे इलाके से नहीं आना हो। उसके अजीज़ ने, उसके रिलेटिव्स ने, लड़की के रिलेटिव्स ने ये कह दिया हुआ था कि तूने ना इस इलाके में नहीं आना। तो ताहिर प्रिंस जाहिर है जो उसका ये था कि मैं जाऊँगा जो भी। अब ये जब उस हदूद में जाता है और वहाँ पर इस पर अटैक होता है और अपने सेल्फ डिफेंस में ये वहाँ पे छुरियाँ मार देता है बंदों को, जहाँ वो मर्डर हो जाता है। वो अब दोनों वाक़यात में कौन सा वाक़या असल हकीकत पर मबनी है, ये तो जो हम तक सीना ब सीना गुफ्तगू पहुँची हम अपने नाज़रीन को मचा रहे हैं। खैर इसको पुलिस अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद इसको इंग्लैंड जेल में इसको सज़ा हो जाती है। सज़ा अब इसको होती कितनी है? 7 साल। अब 7 साल ये सज़ा काटता है और वो सज़ा काटता बड़े पुरअमन तरीके से। और कहते हैं ये है कि 7 साल सज़ा जो इसको काटते हैं वहाँ पे होता ही है कि जेल में जब बंदा होता है ना, जब उसका रवैया, उसका एटीट्यूड बड़ा मुस्बत अंदाज में हो तो उसकी ना सज़ा कम हो जाती है। इसी तरह इस प्रिंस ने भी अपनी सज़ा काटी। जब इसकी सज़ा ख़त्म होती है, ख़त्म होने के बाद जब इसको रिहा किया जाता है तो अदालत में जज साहब जो होते हैं वो इसको 2 ऑप्शन देते हैं। कहते हैं यहाँ तो ताहिर नफीस इसका नाम था, ताहिर नफीस, यहाँ तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। नंबर 1 ये है कि जी तुम या तो यहाँ पे सैलम ले लो, या तो तुम्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और अब डिपोर्ट में ये फिर ताहिर प्रिंस कहते नहीं यार साहब, मैं पाकिस्तानी जाना पसंद करांगा, जबकि इसको पता था यहाँ पर इसको सज़ा ऑलरेडी हो चुकी हुई है, सज़ाए मौत की। और ये जब ये दोबारा पाकिस्तान की तरफ आता है तो मजोरों ने इसकी बिल्डिंग लगाई होती है पुलिस की मदद लेकर, और इसको वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद इसको सेंट्रल जेल कोटलाखपत जेल भेज दिया जाता है। जब कोटलाखपत जेल इसको भेजा जाता है ना, और वहाँ पर कहते हैं कि जितनी ज़्यादा ना ज़िंदगी आज़ाद होके जी रहा था ना, उससे डबल ऐशो आराम की ज़िंदगी इसने जेल में काटी है, और शहनशाहों वाली ज़िंदगी इसने जेल में काटी है। और जेलों में इन्होंने पतंगबाजी की है, लूडो खेली है, ताश खेली है, और यहाँ तक के कोटलाखपत की छत पे खड़े होकर ना पतंगबाजी करते थे ये। और क्योंकि इसकी वहाँ पर दोस्ती हो जाती है मज़हर तिब्बी से। मज़हर तिब्बी का मैंने प्रोग्राम लास्ट टाइम मैंने जब किया था नाज़रीन, मज़हर तिब्बी के बारे में यकीनन आगाह होंगे कि मज़हर तिब्बी का कोटलाखपत जेल में रहाइश कैसी थी, उसका क्या असर रसूख था। इसी एंगल में ताहिर प्रिंस भी उसके साथ बड़ी ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारता है, और लोगों का तालमेल जो है, मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी और सारी रहता है। लेकिन दूसरी जानब इसका बाप अब्दुल अजीज़, क्योंकि लाहौर बार का एक आला ओहदे पर फाइज था, वो अपने वकला हजरात से गुफ्तगू करता है। कहता है यार मेरा पुत्र दे उत्ते ओ केस हो गया है जिहड़ा कि बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि अदालत ने उन्होंने उस केस से सज़ा दी है जिस केस का हिस्सा ही नहीं है सी, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री है सी, और जिसमें वकला आपस में बैठ कर मशावरत एक बहस करते हैं कि यार ये काम बेबुनियाद है, और जिस पर हाई कोर्ट पर इसकी पिटीशन दायर की जाती है। और उस पिटीशन में सारी जिरा होती है। जिरा के दौरान फिर जज साहब जो हैं वो हुक्मनामा जारी करते हैं कि ताहिर प्रिंस को कोर्ट में आने की इजाज़त दीजिए ताकि वो अपना बयान जो है कलमबंद करवा सके। और कहते हैं कि जब ताहिर प्रिंस को लाहौर हाई कोर्ट लेके पुलिस वालों ने आना था ना, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ,
और उसको इस खौफ की अलामत बनाकर यानी कि जज साहब के सामने पेश करना था कि जज साहब खुद ब खुद वो इस चीज़ पर एग्री हो जाए कि बाकी यार क्रिमिनल है। लेकिन जैसे ही ताहिर प्रिंस लाहौर हाई कोर्ट आता है और आने के बाद जज साहब उसके डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, और वो फिर दोनों ग्रुप्स जो वकला का जो जरा का ग्रुप होता है वो आपस में बहस करते हैं। उस बहस के नतीजे में ताहिर प्रिंस के हिस्से आज़ादी आती है और जज साहब कहते हैं कि यार ताहिर प्रिंस को आज़ाद किया। और पुलिस वाले ये कहते हैं कि ठीक है जी, हम अब इसकी रोपकार बनाएंगे और रोपकार बनाने के जो इनके जो एक्टिविटीज़ जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो लवाजमात होते हैं, वो तो पुलिस ने पूरे करने होते हैं। लेकिन जज साहब जो होते हैं ना वो कहते हैं नहीं, ऐदी इत्थे ही खड़े होकर ना हथकड़ी खोलो, पैरां दी बेड़ियाँ खोलो। और कहते हैं सर हमारे पास चाबी नहीं है, चाबी जेल में है। कहते बुलाओ यार कोई ऐसा बंदा बुलाओ ਜਿਹੜੀ ਇਹ बेड़ियाँ ते हथकड़ियाँ ਜਿਹੜੀ ਦੀਆਂ तोड़न। और कहते हैं तहरीक का बड़ा एक दिलचस्प वाक़या है कि लाहौर हाई कोर्ट में वो बंदे को बुलवाया गया जिसने इसकी हथकड़ियाँ तोड़ी, बेड़ियाँ तोड़ी, तोड़ने के बाद फिर इसको फिलफौरन वहीं पर आज़ाद कर दिया गया। और जब ये आज़ाद होता है ना 88 में, सन 88 में ये आज़ाद होता है। आज़ाद होने के बाद जब ये वापस अपने मोहल्ले में आता है, मोनी रोड में, इसी इलाके में ये आता है और इसका काफ़ी इस्तकबाल किया जाता है। फैमिली मेम्बर्स, दोस्त अहबाब, MSF का ये चहीता था, पप्पू प्रिंस था, हर किसी का ये पप्पू था और हर कोई इससे प्यार करता था, मगर दुश्मनदार पर ये खौफ की अलामत था। खैर ये अपने इलाके मोनी रोड में आता है और आने के बाद अपने घर को डेरा बनाता है और ये डेरा बनाता है और डेरा बनाने के बाद अपनी चौधराहट का सीन जो है उसको ऑन कर देता है। और जब वो उस वक्त के उजरती कातलों को या टॉप 10s को इसके असर रसूख के बारे में पता चलता है या इल्म होता है और वो फिर इसके डेरे विच ना टुकना शुरू हो जाते हैं कि यार नहीं ताहिर प्रिंस से कोल जाने हैं यार, ताहिर प्रिंस से डेरे। अब इसका डेरा जो था वो लोगों की महफिल से आबाद हो चुका। इसके डेरे पर लातदाद टॉप 10s और ऐसे इश्तिहारी संगीन जराइम में मुलव्विस अफराद इसके डेरे पर मौजूद होते थे। और ये चौधराहट का शौकीन ताहिर प्रिंस और पप्पू प्रिंस तो इसको क्योंकि बचपन से ही ये शौक़ रखता था कि यार मैं चौधराहट जी मेरी कायम दायम रहनी चाहिए, और इसी चौधराहट ने इसको मौत के घाट उतार दिया। अब होता ये है वक्त ने एक ऐसी, क्योंकि पुलिस अब जो थी ना वो ये चाहती थी कि इसको किसी न किसी तरीके से ना हैंड्स अप किया जाए, मगर नो डाउट इस पे केसेस तो लातदाद थे, चोरी के भी थे, डकैतियों के भी थे, भत्ताखोरी के भी थे, और बाद में जनाब साहब काफ़ी ज़्यादा इस पे केसेस भी थे। कुछ बेबुनियाद थे, कुछ हकीकत पर थे, बाकी काफ़ी ज़्यादा इस पे केसेस थे। और मैं अपने नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि ताहिर प्रिंस ने अपनी खूबसूरती का फ़ायदा भी उठाया हुआ है। अब वो फ़ायदा क्या उठाया कि इसने एक फ़िल्म बनी थी पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में, इसने बतौर विलन के तौर पर इसने काम भी किया है। उस फिल्म का नाम था अंधेर नगरी, और वो फिल्म इतनी बॉक्स ऑफिस में हिट नहीं हुई, पर इसको ये शौक़ था कि यार मैं किसी न किसी मशहूर हो जाऊँ किसी भी एंगल में। अब ये इसने क्योंकि जराइम की दुनिया में इसने कदम रख चुका हुआ था, उसकी जराइम की दलदल में ये फंस चुका हुआ था और लातदाद ऐसे केसेस मंजरेआम पर थे। और अब जब इसका डेरा आबाद हो जाता है और उस डेरे को 4 चांद लग जाते हैं और मुखालफिन ने फिर एक अज़म उठाया। अज़म ये उठाया कि यार ऐदा खुरा नाप देता जाए, एनू किसी तरीके नाल ना फारग कर देता जाए। अब मुखालफिन ने उजरती कातलों का सहारा लिया, और उजरती कातलों में कौन था जी? यहाँ पर हम मौजूद हैं, ताहिर प्रिंस रोड पर मौजूद हैं, और यहाँ पर रहने वाले जो मुकीम है ताहिर प्रिंस के बारे में क्या कहते हैं आप उनको उनकी ज़बानी आपको सुनाते हैं।
जी नाजरीन, जैसे कि मैंने आपको बताया ताहिर प्रिंस के हवाले से जो हम गुफ्तगू जो मेरे नाजरीन सुन रहे हैं, और आज हम उस जगह पर मौजूद हैं। आज भी 26 साल गुजर जाने के बाद भी ये गली जो है प्रिंस रोड के नाम पर मौजूद है, और यहाँ के जो मुकीम हैं उनका ताहिर प्रिंस के हवाले से क्या कहना है, हम ज़रा इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएंगे? मुझे ये बताएं कि 26 साल 30 साल गुजर जाने के बावजूद बिल्कुल इस गली का नाम जो है वो प्रिंस रोड रखा गया। बिल्कुल ऐसे। क्यों रखा गया, और प्रिंस के बारे में, ताहिर प्रिंस के बारे में आप क्या जानते हैं? मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बटगराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, यहाँ पे मेरा घर है पिछले। तो जब हम तकरीबन 7 के 8 साल के थे, 35 मेरी एज है, तो जब हम 7-8 साल के थे तो मैं ना यहाँ पे दोस्तों के साथ ना, छोटे बच्चों के साथ और बड़े कज़न के साथ, यहाँ पे ना 12 फात थी, 12 रबीउल अव्वल, यहाँ पे लगता था वो स्टैंड जिसके ऊपर बेनज़ीर और नवाज शरीफ का मुजस्मा बना के बाइक पे वो राउंड अबाउट घूमता रहता था, और लोग आते थे दूर, और यहाँ पे पप्पू प्रिंस बांटते थे लंगर। तो हम लेके चले गए, छत पे गए तो भाई लोग बैठे थे, वो नीचे आ गए। तो शॉर्ट फॉर्म में बताऊं कि ये जो पप्पू प्रिंस था ना, हमारे लाहौर में क्या, हमारे पंजाब में कोई बदमाश दूर दूर तक नहीं था। ये गरीबों का साथी था, शेर था, बिल्कुल दिलेर था। अभी आप इसकी पिक्चर भी देखेंगे ना तो आप 2 मिनट पिक्चर देखने के बाद आपको महसूस होगा कि वाकई कोई भाई बंदा है। तो लाहौरी स्टाइल च कहां कि बहादुर बंदा सी बाजी, और अल्लाह ने ਇਹੋ ਜਿਹੇ बहादुर बंदे बड़े घट जमे हैं। बाकी अल्लाह पाक सब मावां दे ਜਿਹੜੇ लाल ने सलामत रखन। और आप देख सकते हैं इनकी छत देख सकते हैं कैमरामैन, तो इन जहाँ पे गोलियों के निशान है, जो भी था, इनका डेरा कोई नहीं था, इनका घर था, और हमारे दिल में अभी भी उनकी कदर है, और अल्हम्दुलिल्लाह रहेगी मरते दम तिकर। शेरां दे नाल दलेरां दे नाल जिंदगी दलेरां दी है। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਲੇਰ ਬਣ ਕੇ ਜੀਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛੋ, ਵਡੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਦਲੇਰ ਇੰਤਹਾ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੰਡਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਸਮਝਾਈਏ? ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮਰੇ ਵੀ ਸਨ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਐਡੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਪੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ 17-18 ਵੱਜੀ ਹੋਈ, ਖੁਦ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ, ਆਰ ਪਾਰ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਿੰਜ ਵੱਜੀ? ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਸਾ, ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ, ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ 17-18 ਬੰਦੇ 17-18 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਬੁੜੇ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਰੇ ਨੇ। ਤਾਹਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ? ਨਹੀਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਚਾਤਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਖਿੱਚੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना, ये वो प्रिंस था जो अपने इलाके में आज 26 साल गुजर जाने के बाद भी उसकी याद को ताज़ा करने के लिए ये चिट्टी दाड़ियाँ वाले आज भी उन्होंने तारीफ दे लफ्ज़ां याद कर रहे हैं। इस हमले ने लाहौर शहर की फ़ज़ा को खौफज़दा कर दिया, और इस दौरान बताया जाता है कि ताहिर प्रिंस को ना पाँव पर हल्की सी वो गोली छू कर गुजरी थी, कुछ ऐसा भी है, तो गोली भी इसको लगी थी, और ये इसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, ताहिर प्रिंस को वहाँ पर ये इलाज के लिए लेके जाया जाता है। और जब इसको इलाज के लिए वो लेके जाया जाता है, वहाँ पर इसकी ज़ाहिर इलाज चल रहा होता है, और दूसरी जानब पुलिस जो है मौक़िफ़ लेने के लिए वहाँ पर पहुँचती है। एक नामी ग्रामी शख्स वहाँ पर पहुँचता है, इससे मुलाकात करता है, जो असर रसूख रखता है लाहौर का, और जो पैसे के बलबूते पर
लोगों को खरीदना जानता है, वो ताहिर प्रिंस के कान पर कहता है कि ताहिर प्रिंस मेरी गल सुन, ए 2 बंदियां दा नाम विचवा दी ते असें 2 तो 4 करोड़ रुपया हासिल कर लवांगे। और ये सारा एक मामला था। और ताहिर 2 बंदे कौन थे? वो भट्ट बरादरान थे, तीफी भट्ट, गोगी भट्ट। उनका नाम इस FIR में डाल दिया क्योंकि ताहिर प्रिंस मदई होता है और वो नाम डल जाता है। अब मदईयत में, ताहिर प्रिंस की मदईयत में ये ईद मिलाद नबी में होने वाले वाक़े को कि FIR तो काट लेगी, जिनमें हनीफा बाबा का नाम आता है, तीफी भट्ट का आता है, गोगी भट्ट का आता है, नाजी भट्ट का आता है, मुतद्दिद लोगों के नाम ऐड कर दिए जाते हैं। और बाद में जब 5 रुकनी टीम बनती है तो जिनमें 3 DSP होते हैं, 2 SP हजरात होते हैं, जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो फिर बेगुनाह इनको करते हैं, तीफी भट्ट को और गोगी भट्ट को भी। क्योंकि जब ये रिपोश होते हैं ना, इस रिपोशी में फिर पूरे लाहौर में एक ही नाम गूंजा है, वो गूंजा है ताहिर प्रिंस का। और ताहिर प्रिंस उस वक्त खौफ की अलामत बन चुका था। अब पुलिस वाले इस बात पर बड़े डबल माइंडेड थे कि यार हमने ना ताहिर प्रिंस की मदईयत में ये FIR क्यों काटी। तो अब मैं थोड़ा सा ये आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। ताहिर प्रिंस इस हलके में ना काउंसलर भी रहा है, काउंसलर का इलेक्शन भी इसने लड़ा है। और किसके मद्दे मुकाबले लड़ा है? कामल अली आगा, जो कि सियासी असर रसूख रखने वाला था और उसने लातदाद इलेक्शन भी जीते थे। और ये उसके कहते हैं कि जब ये काउंसलर का इलेक्शन ये जीता था ना, इसके जो 25, 30, 50, 100 इसका जो लड़का था, वो घरों में जाके कहते थे कि जी कामल अली आगा जो है, इन्होंने इन्नी वरिया जित गए ने, कभी भी इन्होंने गलियां मोहल्लियां दे कोई काम नहीं किए, तुसीं साडे ताहिर प्रिंस नूं जिताओ, इंशाअल्लाह ताला तुहानूं वाकई यह महल्ला नजर आएगा। और लोगों ने भारी अक्सरियत से ताहिर प्रिंस को जितवाया भी था। ये काउंसलर भी अपने इलाके के काउंसलर भी रहे। और अब दूसरी जानब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं, क्योंकि वो बातों बातों में फिर बातें याद आ जाती हैं, वाक़यात याद आ जाते हैं। तो मैं कह चलें ये भी एक ऐसा वाक़या है जो मैं अपने नाज़रीन को बता दूँ। अच्छा, होता ये है कि जी SSP लाहौर, SP और कहते हैं कि SP CIA और स्पेशल ब्रांच और दीगर जो इंतज़ामिया जो थी ना, उन्होंने यानी कि एक आपस में मशावरत करते हैं। मशावरत करने के बाद उस वक्त के टॉप 10 जो एक टॉप 10 की लिस्ट तैयार की जाती है, उस जिसको कहते हैं रेड बुक। जब उस रेड बुक जो थी तकरीबन कोई 100-150 सफ़ात पर ये मुश्तमिल है, उस रेड बुक में सबसे पहला जो नाम था वो था ताहिर प्रिंस का। अब वो जो रेड बुक जो थी 150 सफ़ात पर जो मुश्तमिल थी, या 100-150 सफ़ात पर जो मुश्तमिल थी, जो पुलिस की तरफ से जारी की गई थी, और पुलिस ने अंदर खाते ये प्रोग्राम कर दिया था, यार है बंदियां नूं ना फारिग करो, जाली मुकाबले थे, ये असली मुकाबले थे, इन्होंने मारता जाए। अब जो फ्रंट लाइन पर जिसका नाम था ना, वो था ताहिर प्रिंस, और नीचे था मुख्तलिफ लाहौर के और भी थे, जिनमें कालू शाहपुरिया का नाम भी था, फिर जिनमें रियाज गुजर के भाई थे, डैडी, इनका नाम भी था, फिर उनमें गोगी भट्ट का भी नाम था, तीफी भट्ट का भी नाम था, और मुतद्दिद ऐसे लोगों के नाम उस रेड बुक में शामिल थे। और अब ये जब रेड बुक के बारे में पता चला, कि लोगों को पता चला, नामी ग्रामी जो टॉप 10 थे उनको ये मालूम होता है कि यार है जी रेड बुक तैयार होगी ना, तो पुलिस मुकाबले तो उन्होंने पुलिस ने मारना शुरू कर देना है, तो यार तो काम ही बड़ा ख़राब हो जाना है। अब हर बंदे ने अपने असर रसूख को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बताया ये जाता है कि कालू शाहपुरिया के पीछे कामिल भट्ट, क्योंकि वो काफ़ी असर रसूख रखने वाले शख्सियत के मालिक थे, उनका वक्त के SSP के साथ बड़ा अच्छा तालमेल था, मेल जोल था। और वो उसके पास जाते हैं, जाने के बाद उससे ये अर्ज़ करते हैं कि भजन ए जरा कालू शाहपुरिया है ना, ऐदा नाजरा है इस लिस्ट तो कट दो। और वो उनकी कामल भट्ट साहब की इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, मैनेज हो जाते हैं। कालू शाहपुरिया का भी नाम जो था वो रेड बुक से निकाल दिया जाता है। और अब दूसरी जानब ताहिर प्रिंस भी अपने असर रसूख का इस्तेमाल कर रहा था, और ताहिर प्रिंस के पीछे फिर कैप्टन रिटायर्ड सैफ थे।
तो क्योंकि ये लिस्ट जो ये लिस्ट जारी की गई थी ना, ये उस वक्त के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो थे, जिनमें आबिद बॉक्सर, जिनमें नवीद सईद, जिनमें करामत भट्टी और बाकी जो भी हजरात थे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे जो है ना, उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। उनको ये कहा गया था कि जनाब ए ਤੁਹਾਨੂੰ ना होना से ना ए जी लिस्ट है ना, इस लिस्ट के मुताबिक तुसी अपने हो ना पुलिस मुकाबले करने हैं। और फिर जब ताहिर प्रिंस की जो साइट लेने के लिए एसपी रिटायर्ड सैफ जो थे वो मौके पर आबिद बॉक्सर के पास आते हैं और आबिद बॉक्सर को ये कहते हैं कि यार तेरे को ताहिर प्रिंस का नाम है? कहते जी बिल्कुल। कहते यार क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस नाम को आप फारिग कर दें? कहते सर जो आपका हुक्म। और ये फिर नाम निकलवाने में कामयाब होते हैं, वो भी आबिद बॉक्सर भी वो एसपी रिटायर्ड सैफ के हाथों मैनेज हो जाते हैं। अब जिदी जो दाल गली उन्होंने कोशिश की करें तो, मगर जब पुलिस ने ये ठान ली कि यार ए ते जी इसे रेड बुक लिस्ट जारी की है तो यह तो काम साड़ा खराब हो गया, क्योंकि काम इंज खराब हो गया तो सारे लोगों को ही पता चल गया है। तो हूँ हर बंदा अपना अपना असर और गुजाहिर है फिर जो जिस शख्सियत का हामिल शख्स जो होता है वो मौके पर जाकर सिफारिशात कर रहा होता है तो जाहिर है पुलिस वालों को फिर माननी भी पड़ती है। उन्होंने फिर एक खुफिया ऑपरेशन करने का इरादा किया। उन्होंने कहा कि नहीं यार ऐसे होना, अब जो भी लिस्टें हम जारी करेंगे या जिसका भी कोई मुबैना पुलिस मुकाबले में मारना होगा तो हम खुफिया तरीके से इसको रखेंगे। और ये अब जाहिर है अब सारे इस एंगल से जितने नामी गिरामी लिस्ट के जो लोग थे अब आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने, वक्ती तौर के लिए आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहे थे। और इस दौरान ताहिर प्रिंस का तू बोल रहा था, मगर पुलिस इसके हाथों जो थी ना बड़ी परेशान थी। उनका ये कहना था यार किसी ना किसी तरीके ना ऐसे अनु फड़ लियो ऐसे किंजनू करिए। नो डाउट इस पे लातदाद केसेस भी थे, मगर कोई ऐसा जवाब बन नहीं रहा था कि पुलिस ताहिर प्रिंस को पकड़े। कहते ये हैं कि जब आखिरी वक्त आता है ना, क्योंकि ताहिर प्रिंस को चुदराहट के शौक ने मनोमन मिट्टी के नीचे दफना दिया। और होता ये है कि जब कहते हैं कि पीसी ये जो पीसी होटल है वहाँ पर ताहिर प्रिंस स्विमिंग कर रहा होता है और एक नामी गिरामी शख्सियत का ये मेहमान होता है और वहाँ पर ये स्विमिंग कर रहा होता है तो वहाँ पर ना एएसपी आता है। जब एएसपी आता है, एएसपी आके देखते हैं ना ताहिर प्रिंस को कि यार स्विमिंग करता पे, तो वो उसकी जाहिर है अब हर ऑफिसर्स के पास वो रेड बुक लिस्ट जो थी मौजूद थी और वो अब हर किसी से शनासा हो चुके हुए थे। जब वो देखता है कि ताहिर प्रिंस ठीक है, अब वो जो था एसएसपी के नॉलेज में लेते आता है। एसएसपी एएसपी के नॉलेज में ऑलरेडी होता है। फिर एएसपी वहाँ पर बदामी बाग के एसएचओ को फ़ोन करती है और वो कहती है कि जनाब फिल फौरन इतला दिते बगैर फोर्सेस थे हमरा तुसी पीसी होटल। और वो बदामी बाग का जो पुलिस ऑफिसर था एसएचओ जो था वो निजी होटल में जाता है और वहाँ पर स्विमिंग करता हुआ जब ताहिर प्रिंस देखते हैं और इसको ना तो बाहर निकलने की इजाज़त दी गई और होता कुछ ऐसा है कि यार चलो ठीक है स्विमिंग हो रही है तो चलो ठीक है आफ्टर स्विमिंग गड्डी पे बैठेगा या किसी रस्ते जाएगा फिर अनु फड़ लवांगे। नहीं, इसको वहीं पर इन्होंने दबोचने के बाद रात की तारीखी में तमाम लाहौर की वायरलेस पर एक ही आवाज़ गूंज रही थी कि कोई संगीन जराइम में मुलविस अफराद है, उसका और बदामी बाग के एसएचओ का पुलिस मुकाबला आपस में चल रहा है और जिस पर एसएसपी, जिस पे एसपी, जिस पे एएसपी सारा जाहिर है सारे को पता सी। और वो पुलिस मुकाबला जो था वो ताहिर प्रिंस का हो रहा था। ताहिर प्रिंस को मुबैना पुलिस मुकाबले में पार कर दिया जाता है और जब ये सारा वाकया उसके बाप अब्दुल अजीज़ जो नामवार लाहौर बार के ओहदेदार थे
जब उन तक ये बात पहुंचती है सुबह के अखबारात में, जब 2-2, 4-4, 5-5 कॉलम की हेडलाइन थी कि ताहिर प्रिंस पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया, तो उस तरह फिर लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की जाती है। वो कहते हैं कि ये जो पुलिस मुकाबला हुआ ना, ये जो करने वाला है, हम ये ज़्यादती की गई है। और उस कहते हैं कि फिर वो काफ़ी यानी कि पुलिस वालों को भी वक्ता पड़ गया था, उस वक्त के जो ऑफिसर थे उनको भी वक्ता पड़ा हुआ था कि यार अब किस तरह हम निकले। कहते हैं कि आबद बॉक्सर का नाम डाला जा रहा था कि जी ये स्पेशल इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, चलो यार आबद बॉक्सर पे डाल देते हैं, पर आबद बॉक्सर ने भी अपने सर पे ना लिया। फिर वो एट द एंड ऑफ टाइम फिर जो बदामी बाग का SHO था उसको अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद कहा जाता है कि जनाब जड़ा भी कम होया गलत होया। और फिर आके एक खूबसूरत नौजवान, एक चौधराहट का शौक़ रखने वाला इंसान मनोमन मट्टी के नीचे दब जाता है। और आज 26 साल गुजर जाने के बाद भी यहाँ पर इलाके के जो मुकीन हैं आज भी उसको जिंदा दिली से उसको याद करते हैं और कहते हैं कि जिंदा रहना है तो दिलेरी देना, बुज़ल दी कहते हैं ना कि वो अभी बात अभी हम करके शेर दी एक दिन दी जिंदगी, गीदड़ दी 100 साल जिंदगी तो बेहतर है। और ये वो शेर था जिसने अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज से जी। इसके साथ ही अपने मेज़बान हैदर राना को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।